तो यहाँ पर अब आपका ये गीगर और मार्सडेन का एक्सपेरिमेंट है, इसको रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट भी बोल देते हैं। ये 1909 के अंदर कंडक्ट किया गया था। अब आप याद करें कि प्रोटॉन की इन्वेंशन कब हुई थी? 1917 के अंदर, 1917 के अंदर। यानी कि जब रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया उस वक्त उनको भी प्रोटॉन के बारे में आइडिया नहीं था कि भाई न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। तो अब आप ये देखें कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था क्या, ठीक है, जो जिसको हम भाई गीगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि रदरफोर्ड से पहले गीगर और मार्सडेन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन उनके पास इसका कोई वैलिड जस्टिफिकेशन नहीं था, उनके पास कोई अच्छा इंटरप्रिटेशन नहीं था। तो रदरफोर्ड ने इसी एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया और उन्होंने एक इंटरप्रिटेशन दिया था, वो आपको हम बताएंगे आगे, ठीक है। और उसके बाद में उन्होंने कुछ कॉन्क्लूसिव रिमार्क्स दिए कि भाई उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटल डेटा सेट के बेसिस पे उन्होंने आइडिया लगाया कि भाई कि अगर मेरे पास एक्सपेरिमेंट से ऐसा रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, अगर एक्सपेरिमेंट मुझे ये चीज़ें सजेस्ट करता है तो जो एटम है उसके अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए। तो एक बार हम गीगर और मार्सडेन का एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, ठीक है। तो आप ये देखो कि यहाँ पर ये वही एक लेड का इनक्लोजर है, यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव मटीरियल है जो कि वही अल्फा पार्टिकल्स एमिट करता है। ये अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से निकल के ये टकराते हैं गोल्ड फॉइल के ऊपर। ये गोल्ड फॉइल बहुत ही पतली एक सोने की परत है और जब ये इससे टकराए तो ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स, तो आप देखोगे ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स तो इसके पार निकल गए, ठीक है। कुछ एक पार्टिकल्स, भाई ये मैंने एग्जैक्टली जो स्टैटिस्टिकल जो पैटर्न है वो शो नहीं कर रखा, मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि ज़्यादातर पार्टिकल्स तो पार निकल गए। कुछ एक पार्टिकल्स थोड़े एंगल पे क्या हो गए, होते हैं डिफ्लेक्ट। कुछ एक पार्टिकल्स भाई और भी ज़्यादा एंगल पे डिफ्लेक्ट होते हैं और कोई 10,000 में से कोई एक पार्टिकल वो तो इस गोल्ड फॉइल से टकरा के पहले टकराता, उसके बाद बिल्कुल वापस आ जाता है। ओके, तो भाई अगर मैं आपको इस एक्सपेरिमेंट का एक ज़्यादा बेटर ग्राफिक आपको वही दिखाना चाहूँ तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर आपको वही नज़र आ रहा होगा, ये तो जो आपकी लेड की कैविटी है, जो लेड का इनक्लोजर है वो है, ठीक है, और इसके अंदर रेडियम रखा हुआ है जो कि अल्फा पार्टिकल्स एमिट कर रहा है, और ये है गोल्ड फॉइल। और जब ये गोल्ड फॉइल से पार्टिकल्स टकराते हैं तो ज़्यादातर पार्टिकल्स तो देखो इसके पार निकल गए, कुछ एक पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो जाते हैं कुछ ज़्यादा एंगल पे, और एक आध पार्टिकल तो एक तरह से बिल्कुल 180 डिग्री पे यहाँ पर आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक आध पार्टिकल तो बिल्कुल टकरा के बिल्कुल वापस आता है। और ये जो डिटेक्टर है इसके ऊपर जिंक सल्फाइड की कोटिंग होती है ताकि भाई एक तरह से ये एक फिर फिल्म की तरह काम करता है। इस पे जब अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेंगे तो हमको उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये था आपका रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है या गीगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट। अब रदरफोर्ड ने इस चीज़ को कैसे समझा, अब ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि ये एक्सपेरिमेंट 1909 में किया गया था और थॉमसन के पास जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल है वो इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग तो भाई सारे अल्फा पार्टिकल्स को इसमें से पार निकल जाना चाहिए था, लेकिन कुछ एक पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होते हैं, कुछ ज़्यादा एंगल पे, कुछ कम एंगल पे, और कुछ तो बिल्कुल टकरा के वापस आ जाते हैं। ओके, तो रदरफोर्ड ने इसको कैसे माना, तो इसको उन्होंने एटम की तरह कंसिडर कर लिया कि भाई ये है गोल्ड का एक एटम, ये है गोल्ड का दूसरा एटम, ये है गोल्ड का तीसरा एटम। तो रदरफोर्ड की इंटरप्रिटेशन क्या थी कि क्योंकि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स इसमें से पार निकल जाते हैं, ठीक है, तो उन्होंने पहला कंक्लूजन क्या निकाला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, कि एटम के अंदर ज़्यादातर स्पेस क्या होना चाहिए, खाली। अगर ये स्पेस खाली नहीं होएगा, अगर एटम भाई उसके अंदर स्पेस खाली नहीं होएगा तो ये अल्फा पार्टिकल्स ऐसे बिल्कुल बिना किसी चीज़ से इंटरेक्ट किए कैसे इसके पार निकल गए। दूसरा उन्होंने ये देखा भाई कि कुछ पार्टिकल्स थोड़े एंगल पे डिफ्लेक्ट होते हैं, तो कुछ पार्टिकल्स भाई ज़्यादा एंगल पे डिफ्लेक्ट होते हैं। इसके अंदर मैंने शो नहीं कर रखा, ठीक है, जैसे मान लिया ये यहाँ से ऐसे मूव करता है तो ये यहाँ से भाई ऐसे मूव कर जाए। अब आप ये बताएं कि अल्फा पार्टिकल्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड
और जब कोई पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल ट्रेवल करता है तो वो अपनी नॉर्मल ट्रेजेक्ट्री से डिफ्लेक्ट सिर्फ किस सूरत में हो सकता है, जब वो पार्टिकल किसी पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल के नेबरहुड में से गुजरे, उसके पड़ोस में से गुजरे, वो उसको फिर रिपेल कर देगा, इजंट इट? क्योंकि आपको पता भाई पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। तो उन्होंने ये चीज़ देखी कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स अपनी नॉर्मल ट्रेजेक्ट्री से वही डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, इजंट इट? तो उन्होंने ये माना कि होना हो ये पार्टिकल जब ऐसे ट्रेवल करने लग रहा था भाई, तो इसके पड़ोस में कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज थी जिसने इसको रिपेल कर दिया और इसको नॉर्मल पाथ से डिफ्लेक्ट कर दिया। तो ये डिफ्लेक्शन था पार्टिकल्स का नॉर्मल पाथवे से। उन्होंने इसको कैसे रैशनलाइज किया कि भाई देयर इज समथिंग पॉजिटिवली चार्ज्ड इन द एटम, कि एटम के अंदर होना हो कोई ना कोई पॉजिटिवली चार्ज्ड भाई एंटिटी है, ठीक है। और तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या था भाई रदरफोर्ड का, कि कुछ पार्टिकल्स बिल्कुल वापस आते हैं टकरा के, ठीक है। कुछ पार्टिकल्स ने वही गोल्ड फॉइल से स्ट्राइक किया और टकरा के बिल्कुल रिफ्लेक्ट बैक, टकरा के बिल्कुल 180 डिग्री पे वापस आते हैं। तो रदरफोर्ड ने इस चीज़ को ऐसे माना कि भाई अब आप ये बताएं कि अल्फा पार्टिकल हल्का पार्टिकल है कि भारी पार्टिकल है। बेशक भाई अल्फा पार्टिकल भारी पार्टिकल है, और कोई भारी पार्टिकल किसी भारी पार्टिकल से टकरा के ही वापस आ सकता है, किसी हल्के पार्टिकल से नहीं। आप चलो इसको मैं आपको ऐसे बताता हूँ, ओके। आप इसको ऐसे माने कि यहाँ पर आपने एक रस्सी से एक 5 किलो की एक आयरन बॉल आपने भाई लटका रखी है, 15 एक जंजीर से आपने 5 किलो की एक आयरन बॉल, एक आयरन स्फीयर यहाँ पर सस्पेंडेड है, और आप उस आयरन स्फीयर के ऊपर स्ट्राइक करते हो टेनिस बॉल से। तो क्या टेनिस बॉल उस आयरन स्फीयर से टकरा के वापस आएगी? बिल्कुल आएगी। इसकी वजह क्या है कि टेनिस बॉल जिस चीज़ से टकराई है उसका मास टेनिस बॉल के मुकाबले कहीं ज़्यादा है, इसीलिए इससे टकरा के वापस आती है। समझे बात? अब अगर मैं इस आयरन बॉल को, अगर मैं इस आयरन स्फीयर को मैं रिप्लेस कर देता हूं किसी बिल्कुल छोटे मार्बल से, अब आप ये माने कि एक धागे से, एक जंजीर से आयरन बॉल की बजाय एक बिल्कुल पतले धागे से एक मार्बल सस्पेंडेड है, एक छोटी कंचा यहाँ पर लटकी हुई है, और अब आप उसके ऊपर स्ट्राइक करते हो टेनिस बॉल से, तो क्या टेनिस बॉल अभी भी वापस आएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि अब टेनिस बॉल अपने से कहीं हल्के पार्टिकल से टकराने लग रही है। तो कोई चीज़ तो टेनिस बॉल से इससे टकराएगी बेशक, लेकिन वापस नहीं आएगी, वो आगे ही चली जाएगी, इजंट इट? तो ये हमको भी मालूम है कि कोई चीज़ टकरा के वापस तब आती है जब वो अपने से भारी चीज़ से टकराए। आप टेनिस बॉल से किसी दीवार को स्ट्राइक करते हो तो टेनिस बॉल वापस आती, क्यों? क्योंकि दीवार का मास कहीं ज़्यादा है टेनिस बॉल के मुकाबले। तो इसी तरीके से तो क्योंकि कुछ पार्टिकल्स टकरा के वापस भी आते हैं, हालांकि वो पार्टिकल्स उनका नंबर बहुत कम है, कोई 10,000 में से एक पार्टिकल है, लेकिन है तो सही। तो उनके दिमाग में आया कि होना हो कि भाई एटम के अंदर कोई बाहरी चीज़ भी है। तो उनका जो तीसरा कॉन्क्लूजन था रदरफोर्ड का, वो क्या था? देयर मस्ट बी समथिंग वेरी हैवी इन द एटम, कि एटम के अंदर कुछ ना कुछ बहुत भारी है भाई। तो ये थे उनके कॉन्क्लूजन। अब इन कॉन्क्लूजन को उन्होंने एक मॉडल की शक्ल कैसे दी? अब पहली चीज़ तो क्या है कि एटम के अंदर ज़्यादातर स्पेस खाली होना चाहिए, जो एटम हम बनाएं। देखो रदरफोर्ड ने अपने मॉडल का जब आइडिया लिया तो उन्होंने ऐसे ही अंधेरे में तीर नहीं चलाए, उन्होंने सोचा भाई कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, ठीक है। उन्होंने बाकायदा उनके जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस थे उनके बेसिस पे उन्होंने अपने मॉडल को इमेजिन करने की ट्राई की। तो पहला उन्होंने क्या आइडिया लगाया कि भाई एटम के अंदर ज़्यादातर स्पेस क्या होना चाहिए? खाली, ठीक है। दूसरा आइडिया उन्होंने क्या लगाया कि भाई एटम के अंदर, जो एटम में इमेजिन करूं उसके अंदर मुझे कोई पॉजिटिव सेंटर क्रिएट करना है। और तीसरा आइडिया उन्होंने क्या लगाया कि जितना भी मास है उस एटम का, उसको उसका ज़्यादातर पोर्शन हमें कहाँ भेजना पड़ेगा? उस सेंटर के अंदर। तो उन्होंने ये बोला कि उनका फिर मॉडल ये था कि एटम के अंदर
जो पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर होता है उसी में सारा मास, उसी में तकरीबन उसका मास भाई कॉन्सेंट्रेट करता है, ठीक है। और इसको उन्होंने बोल दिया न्यूक्लियस। और जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके चारों तरफ घूमते हैं अपने ऑर्बिट्स के अंदर, ओके। तो ये था भाई रदरफोर्ड का मॉडल। लेकिन आप समझे मेरी बात। तो उन्होंने क्या माना कि मुझे एटम का डिज़ाइन सोचना है, एटम के अंदर पार्टिकल्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं उन्होंने ये सोचना है। तो उन्होंने ये पता लगाया कि एटम के अंदर ज़्यादातर स्पेस क्या होना चाहिए, खाली। उसके अंदर कोई पॉजिटिवली चार्ज्ड हैवी सेंटर भी क्रिएट करना पड़ेगा, जिसको उन्होंने न्यूक्लियस बोला, ओके। तो भाई तो उन्होंने ये तो क्या मान लिया न्यूक्लियस, और क्या माना कि भाई इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमते हैं। ये है रदरफोर्ड का शुरुआती मॉडल। अब इसमें आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि बच्चे आमतौर पे ये मानते हैं कि इसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। हालांकि हमको पता है इनके अंदर वही प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है। लेकिन उस वक्त रदरफोर्ड को ये बात मालूम नहीं थी कि प्रोटॉन्स भी एग्जिस्ट करते हैं या न्यूट्रॉन्स भी एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन्स की और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी बाद में हुई थी। उस वक्त तक सिर्फ उनके पास एक न्यूक्लियस का आइडिया होता था कि भाई न्यूक्लियस और एक क्या है, एक न्यूक्लियस और एक क्या, और क्या है बाकी भाई, और बाकी क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम को वो कैसे इमेजिन करते कि एक न्यूक्लियस है और उसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन घूमता है, ओके। और अगर मान लिया भाई वो इमेजिन करते हैं क्या बोलते हैं बेरिलियम को, तो वो क्या मानेंगे कि एक न्यूक्लियस है, ठीक है, जिसके ऊपर चार्ज क्या है +4 और उसके बाहर 4 इलेक्ट्रॉन घूमने लग रहे हैं। उस वक्त तक उनको भाई न्यूट्रॉन का आइडिया नहीं था और ना ही उनको प्रोटॉन्स का आइडिया था, ठीक है। तो ये था भाई रदरफोर्ड का मॉडल, ये जो शुरुआती मॉडल था। अब एक बारी तो भाई अब आप ये देखें कि रदरफोर्ड ने जब 1911 में अपना मॉडल दिया था तो उस वक्त तक उनको प्रोटॉन के बारे में आइडिया नहीं था। उसमें अगर आप भाई सोडियम का एटम आप इमेजिन करते हो, सोडियम 23 का, इलेक्ट्रॉन कि उसमें भाई जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन सोडियम के अंदर आपके 11 हैं जो कि उसके बाहर घूम रहे हैं, और +11 +11 चार्ज के साथ वहाँ पर एक न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लेकिन 1917 के अंदर रदरफोर्ड ने ये पाया कि जब वो नाइट्रोजन 14 को अल्फा पार्टिकल से स्ट्राइक करते हैं तो O17 क्रिएट होता है और साथ में हाइड्रोजन के न्यूक्लियस रिलीज होते हैं। यानी कि जो हाइड्रोजन का होता है न्यूक्लियस, वैसे न्यूक्लियस रिलीज होते हैं। तो उनके दिमाग में आया कि बाकी जो न्यूक्लियाई हैं वो होना हो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से मिलके बने हैं। तो इस तरीके से जो प्रोटॉन के बारे में हमको पता लगा, ठीक है, और ऐसे भाई प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई। लेकिन यहाँ से फिर एक दिक्कत और भी आती है, और वो दिक्कत ये है, चलो उन्होंने मान लिया कि भाई न्यूक्लियस के अंदर जो बाकी न्यूक्लियस उनके अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं, ठीक है, उनके बाकी जो न्यूक्लियस वो हाइड्रोजन न्यूक्लियस से मिलके बनते हैं। ये 1917 की बात है, 1917 की बात है ये। लेकिन इससे आप जो एटॉमिक नंबर है और जो एटॉमिक मास है उसके अंदर आपको एक डिस्क्रिपेंसी आपको देखने को मिलेगी। आप इसको सोडियम 23 के एग्जांपल से आप कंसिडर करें, ठीक है, कि सोडियम 23 को रदरफोर्ड का शुरुआती मॉडल कैसे इमेजिन करता था जब उनको न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बारे में पता नहीं था। तो क्या मानेंगे कि इसके पास क्या है 23, इसके पास तो क्या मानेंगे कि इसके पास क्योंकि 11 तो इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि बाहर भाई जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट उसके अंदर घूमने लग रहे हैं, ठीक है, और जो इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की उनको तब तक कोई सब स्ट्रक्चर मालूम नहीं थी शुरुआत में, तो उसको वो क्या मान लेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस का जो मास है वो एक सिंगल एंटिटी है और उसके ऊपर चार्ज कितना है +11, ओके। लेकिन जब उन्होंने ये उनके दिमाग में ये आ गया भाई कि हाइड्रोजन के जो न्यूक्लियस हैं उनसे दूसरे न्यूक्लियस मिलके बनते हैं, ठीक है। तो आप ये बताएं कि सोडियम 23 के अंदर क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन हैं
तो उसके अंदर 11 ही आप क्या मान सकते हो, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस, ताकि भाई इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रह जाए। ओके, लेकिन 11 अगर आप उसके अंदर हाइड्रोजन के न्यूक्लियस मानते हो तो उसका मास कितना बनेगा 11, लेकिन मास है कितना 23, तो एक्स्ट्रा 12 मास कहां से आया, जो ये एक्स्ट्रा 12 मास ये कहां से आया भाई। ठीक है, तो इसको उन्होंने फिर ऐसे एक्सप्लेन किया। तो आमतौर पे हम बोलते ही हैं कि भाई न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी चैडविक ने, लेकिन जो आइडिया था वो रदरफोर्ड के दिमाग में 1917 में ही आ चुका था, 1917 से लेकर 1920 तक। क्योंकि जब नाइट्रोजन को अल्फा पार्टिकल से स्ट्राइक किया उन्होंने ये पाया कि भाई यहाँ पर O17 और न्यूक्लियस निकलता है हाइड्रोजन जैसा, तो उनके दिमाग में ये आ गया भाई कि होना हो जो बड़े न्यूक्लियाई हैं, जो बड़े न्यूक्लियस हैं, जो हैवी न्यूक्लियस हैं, उनका एक कंपोनेंट होना हो कौन है पक्का, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। ठीक है, तो उन्होंने फिर इसको ऐसे समराइज करना स्टार्ट कर दिया कि सोडियम 23 के अंदर 11 तो इलेक्ट्रॉन है और 11 इसके अंदर क्या होने चाहिए, हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई, ताकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रह सके। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर भाई, तो इसका न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियस में होना हो 11 हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई पक्का है, लेकिन इसका फिर मास कितना बनेगा, मास इसका बनेगा सिर्फ 11 यूनिट, लेकिन मास है कितना 12 यूनिट, सॉरी 23 यूनिट, मास इसका कितना 23 यूनिट। तो उन्होंने क्या सोचा कि भाई होना हो जो 12 जो मास रहता है, उस 12 मास को उन्होंने ऐसे जस्टिफाई किया कि न्यूक्लियस के अंदर हाइड्रोजन के न्यूक्लियस की बजाय हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करते हैं, यानी एक तरह से हाइड्रोजन एटम्स एग्जिस्ट करते हैं उसके न्यूक्लियस के अंदर। उनको ये नहीं पता था कि भाई वो न्यूट्रॉन्स हैं, क्योंकि उन्होंने मास कितना करना है ओवरऑल, उन्होंने मास करना 23। ठीक है, तो उनका जो नया मॉडल था उन्होंने फिर ये माना कि 11 इलेक्ट्रॉन तो बाहर घूमते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है 11, तो फिर क्या होते हैं हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई, और 12 क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कॉम्बिनेशन। 12 वहां पर क्या है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कॉम्बिनेशन, ताकि भाई उससे न्यूक्लियस का जो चार्ज है उस पर कोई फर्क ना पड़े, वो +11 ही रह जाए। ठीक है, तो ये उनका भाई एक आइडिया था। अगर मैं आपको भाई थोड़ी बेटर ग्राफिक आपको दिखाना चाहूँ तो आप ये देखें। ठीक है, तो आप समझे कि चैडविक ने न्यूट्रॉन की इन्वेंशन बाद में की थी। उन्होंने बताया कि भाई जो एक्स्ट्रा मास है वो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन न्यूक्लियाई के कॉम्बिनेशन की वजह से ना होके एक अलग पार्टिकल की वजह से होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं न्यूट्रॉन्स। तो अब हमको भाई इस मॉडल की जो लिमिटेशंस हैं, जो रदरफोर्ड मॉडल है, हमको उसकी लिमिटेशंस पे हमको बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो इसकी पहली लिमिटेशन थी, जब थोड़ा आप आगे स्पेक्ट्रा में चलो तो आपको ये बात मालूम पड़ेगी कि जो स्पेक्ट्रा होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, वो डिस्क्रीट नेचर का होता है, डिसकॉन्टिन्यूस नेचर का होता है, कॉन्टिन्यूस नहीं होता। लेकिन रदरफोर्ड मॉडल के अंदर इलेक्ट्रॉन क्योंकि किसी भी डिस्टेंस पे एग्जिस्ट कर सकता है, तो वो कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट कर सकता है। यानी कि स्पेक्ट्रा कैसा होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग कॉन्टिन्यूस, लेकिन स्पेक्ट्रा होता कैसा है डिसकॉन्टिन्यूस। एक तो इसकी ये लिमिटेशन थी। दूसरी जो इसकी मेजर लिमिटेशन थी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की, वो ये थी कि इसने ये मान लिया कि सेंटर में है न्यूक्लियस और बाहर कौन घूमता है इलेक्ट्रॉन। लेकिन आप ये बताएं, क्योंकि इन्होंने भाई जो प्लेनेटरी मोशन है ना, उन्होंने इसको उससे कोरिलेट कर दिया कि जैसे भाई सोलर सिस्टम के अंदर जो हमारा सोलर सिस्टम का सारा जो मास होता है वो तो तकरीबन सन के अंदर होता है, और जो प्लैनेट्स हैं वो उसके चारों तरफ घूमते हैं। तो सिमिलरली इन्होंने क्या बोल दिया कि एटम का सारा मास तो कहाँ होता है न्यूक्लियस में, और उसके चारों तरफ कौन घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लेकिन आप ये सोचें कि इलेक्ट्रॉन होता है चार्ज पार्टिकल, और जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, घूमता है, तो वो क्या एमिट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आपको इससे क्या फर्क पड़ता है, अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता भी है
भाई उससे बिल्कुल फर्क पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक एनर्जी की फॉर्म होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब इसके चारों तरफ घूमेगा तो वो सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही एमिट नहीं करता, वो एक तरह से एनर्जी एमिट करता है, यानी उसकी एनर्जी खुद कम होएगी ना। तो आपके दिमाग में आएगा कि भाई एनर्जी से कम होएगी तो उससे क्या दिक्कत क्या है? उससे कोई दिक्कत ये है, आपको बताता हूं मैं, किसी चीज को जितनी ज्यादा दूर आपको घुमाना हो ना उसमें उतनी ही ज्यादा एनर्जी लगती है। आप उसको ऐसे माने, अगर मान लिया हमारे पास 3 धागे हैं, एक धागा है मानो भाई, एक धागा है मान लिया हमारे पास 1 मीटर का, एक हमारे पास 2 मीटर का और एक हमारे पास अभी 3 मीटर का। उनसे हम एक पत्थर बांध देते हैं और फिर तीनों धागों को ऐसे घुमाते हैं, ठीक है। तो 1 मीटर रेडियस के साथ पहला पत्थर ऐसे घूमेगा, दूसरी बारी पत्थर घूमेगा 2 मीटर के रेडियस के साथ, तीसरी बारी आपको भाई 3 मीटर का जो पत्थर है उसको घुमाना पड़ेगा। तो आप ये बताएं आपको ज़्यादा एफर्ट कब लगेगा? डेफिनेटली 3 मीटर वाले। 3 मीटर के साथ जब आप पत्थर घुमाओगे ना, 3 मीटर के रेडियस के साथ जब आप पत्थर को घुमाते हो तब आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। इसको आप ऐसे मान सकते हैं, हम ये बोलो कि धागा आपका भाई 20 मीटर का है, तो 20 मीटर पे आपने पत्थर बांध दिया, तो आप खुद सोचें कि उस धागे को ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट करने में आपको कितना ज़्यादा एफर्ट लगेगा। यानी कोई चीज़ जितनी ज़्यादा दूरी पे घूमती है ना, उसको उतनी ज़्यादा उसके पास एनर्जी होनी चाहिए, तभी वो उतनी दूरी पे घूम सकती है, अदरवाइज वो नहीं घूम पाएगी। आप इसको ऐसे मान सकते हैं कि अगर मान लिया एक कढ़ाई है, उस कढ़ाई के अंदर आप उस मार्बल को ऐसे घुमा दें तो वो ऐसे घूमने लग जाएगी। तो अगर आपने ज़्यादा रफ्तार से, आपने ज़्यादा एफर्ट से मार्बल को कढ़ाई में ऐसे रिवॉल्व करवाया है तो वो ज़्यादा दूरी पे घूमेगी, लेकिन अगर आपने कम एफर्ट लगाया तो वो कम दूरी पे घूमेगी। या फिर आप इसको ऐसे माने कि जब कढ़ाई में मार्बल आपने ऐसे घुमा दी, भाई वो ऐसे घूमने लग रही है, लेकिन धीरे धीरे वो क्या सेंटर को अप्रोच नहीं करती। ऐसा क्यों? क्योंकि शुरुआत में जब हमने मार्बल को घुमाया है तो उसके पास ज़्यादा एनर्जी है, लेकिन घूमते हुए वो फ्रिक्शन की वजह से अपनी एनर्जी लूज करती है, और जब वो एनर्जी लूज करती है तो उसका जो घूमने का रेडियस है वो कम होता जाएगा भाई, ठीक है। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो उसको अपनी तरफ खींच लेगी, ठीक है। तो इस वजह से भाई आप समझे मेरी बात कि जब उसके पास एनर्जी ज़्यादा है तो कढ़ाई में मार्बल दूर घूमती है, लेकिन जैसे जैसे एनर्जी घटती है तो वो मार्बल घूमते घूमते उसका जो रेडियस है वो कम होता जाएगा और वो लास्ट में बिल्कुल कढ़ाई के सेंटर में जाकर रुक जाएगी। तो क्या उसका एक ऐसा पाथवे नहीं होएगा? बताओ, फिर सेंटर में आके वो बिल्कुल रुक जाएगी, ठीक है। तो आपने एक चीज़ देखी कि ज़्यादा अगर एनर्जी है तो चीज़ें दूर घूम सकती हैं, अगर एनर्जी कम हो जाएगी तो चीज़ें ज़्यादा दूर नहीं घूम पाएंगी भाई, उनके घूमने का रेडियस कम हो जाएगा। तो सिमिलरली जब ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमेगा तो क्या घूमते हुए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में, क्योंकि भाई आपको पता है ये जो मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी उसका कॉन्सेप्ट है कि भाई जब चार्ज एक्सेलरेट होता है तो वो क्या एमिट करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन घूमते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी रिलीज नहीं करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। और अगर इसकी एनर्जी कम होएगी तो इसके घूमने का रेडियस भी कम होएगा, ये नज़दीक आएगा, और जब इसके पास एनर्जी नहीं बचेगी तो ये लास्ट में कहाँ टकरा जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर। यानी कि इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो एटम है वो स्टेबल नहीं रह पाएगा। तो भाई अब हम एक बारी जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल है और जो आपका रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है उनका कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है। थॉमसन मॉडल में आप देखोगे ये वाटरमेलन टाइप एटम को इमेजिन किया गया था, ठीक है। और रदरफोर्ड मॉडल के अंदर भाई ये इलेक्ट्रॉन तो होते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के अंदर और यहाँ होता है न्यूक्लियस। और शुरुआत में आपने ध्यान रखनी है कि शुरुआत में रदरफोर्ड मॉडल के अंदर प्रोटॉन्स के बारे में भी पता नहीं था, सिर्फ क्या होता था एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स और अंदर क्या होता था न्यूक्लियस। वो तो भाई बाद में रदरफोर्ड ने बताया था कि जो भारी एलिमेंट हैं उनके न्यूक्लियस हाइड्रोजन न्यूक्लियाई के कॉम्बिनेशन से बनते हैं,
और उन्होंने फिर न्यूट्रॉन्स को, उनको पता था ही नहीं भाई, उन्होंने न्यूट्रॉन्स को सिर्फ आइडिया लिया था कि न्यूट्रॉन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। कैसे? न्यूट्रॉन्स की बजाय उन्होंने एक्स्ट्रा मास को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने क्या बोला था कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स का कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है भाई, तो ये तो आपका थॉमसन मॉडल, यहाँ पर ज़्यादातर पार्टिकल्स भाई पार निकल जाने चाहिए, और ये आपका है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। यहाँ पर आप देखो भाई ज़्यादातर पार्टिकल्स तो पार निकल गए और बहुत थोड़े पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होते हैं, और भी थोड़े पार्टिकल्स भाई ज़्यादा एंगल पर डिफ्लेक्ट, और बहुत कम पार्टिकल्स क्या करते हैं, टकरा के बिल्कुल वापस आते हैं। ठीक है, तो ये था भाई इनकी कंपैरेटिव स्टडी।